नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम देश दुनिया की चर्चित खबरों पर चर्चा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहली खबर की। शराब का हैंगओवर सिर्फ पीने वालों को ही नहीं, कभी कभी बेचने वालों को भी चपेट में ले लेता है। छत्तीसगढ़ और दिल्ली की सरकार इसका ताजा उदाहरण है। आम चुनाव से पहले शराब बेचने की प्रक्रिया जिस तरह विवाद के घेरे में है, उसने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली शराब घोटाले में तो सरकार के डिप्टी सीएम को सेंट्रल एजेंसी गिरफ्तार भी कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार कह भी चुकी है कि मुख्यमंत्री को फंसाने की साजिश की जा रही है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना की सरकार भी शराब घोटाले की आंच में झुलस रही है और उसके बड़े नेता एजेंसी की रडार पर हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में घोटाले पर सियासत भी खूब हो रही है। शराब घोटाला इन तीनों राज्यों की 35 लोकसभा सीटों पर भी असर डाल सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब तक ECIR नंबर नहीं होगा, जब तक प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं होगा, तब तक के ईडी है वो कार्रवाई नहीं करती। शराब वाले मामले में कोई FIR नहीं है। केवल उन्हीं मुद्दों को लेकर जो IT ने रेड डाला था 2020 में। जितने भी डिस्टिलर हैं, अधिकारी हैं और भी जो लोग हैं, उसके खिलाफ IT ने रेड किया था। IT में डिस्टिलर है वो सारे शपथ दिए थे। उनका शपथ पत्र है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है और शपथ पत्र में सारी बातें हैं। उन्हीं डिस्टिलर से ED पूछताछ कर रही है और उसमें कह रहे हैं सब गड़बड़ियाँ हैं। तो या तो शपथ पत्र सही है तब ये गलत है, यदि ये सही है तो शपथ पत्र गलत है। ये ED का काम करने का तरीका। यही सवाल है। ED के जितने कार्रवाई है वो खुद ही अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के जा रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि आपका मेलाफाइड इंटरेस्ट है, आप दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और इस खबर पर हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ TV24 से आउटपुट हेड कृष्ण कुमार सिकंदर जी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। सिकंदर जी, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है खबरों की खबर में। सिकंदर जी, हमने देखा कि पहले किस तरह से जो केंद्रीय एजेंसियां थी उन्होंने दिल्ली सरकार को अपने रडार पर लिया। काफी बड़े खुलासे हुए। उप मुख्यमंत्री जेल में है और अब इसकी जो जांच है वो छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। ईडी लगातार अपनी कार्रवाई की दिशा को आगे बढ़ा रही है। कुछ बड़े नाम भी है गिरफ्तारी में, लेकिन मुख्यमंत्री उल्टा ईडी की इस कार्रवाई पर ही सवाल उठा रहे हैं। ईडी एक जांच एजेंसी है जी और घोटाले जहां भी होंगे ईडी कार्रवाई करेगी। जी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये राजनीतिक मामला हो सकता है कि ईडी की कार्रवाई संदेह के घेरे में है, तो अगर संदेह के घेरे में है तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जी लेकिन न्यायालय से भी मुझे जहां तक जानकारी है, सरकार न्यायालय भी गई थी, वहां से राहत नहीं मिली। दिल्ली इसका उदाहरण है। दिल्ली में जुलाई 2022 में पहली बार ये मामला सामने आया था और दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने LG को पत्र लिखा कि शराब में बड़ा घोटाला हुआ है, इसके लाइसेंस में गड़बड़ी की गई है। और इसकी तब LG ने जो है वहाँ के उपराज्यपाल ने इसकी जांच के निर्देश दे दिए CBI को। फिर ये मामला अगस्त 2022 में CBI के पास आया और CBI ने इसकी जब जांच की शुरू की तो इस मामले में केस दर्ज किया गया। और जैसे ही केस दर्ज हुआ, दिल्ली सरकार ने शराब की नई पॉलिसी को रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ था, तभी ये उनको रद्द करना पड़ा। नवंबर 2022 में तत्कालीन डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई, कई जगहों पर छापे मारे गए, उनकी गिरफ्तारी फरवरी 2023 में आकर उनकी गिरफ्तारी हुई। जब ईडी तभी गिरफ्तारी करती है जब पुख्ता सबूत मिल जाते हैं। अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल डिप्टी CM को शराब के मामले पर कुछ बोलने की बजाय उसको शिक्षा का मसीहा बताने में तुले हुए थे। तो ये राजनीतिक मामला है।
ईडी की कार्रवाई में अब तक शराब होटल में दिल्ली में ही 8 चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और इसमें एक मुख्य और 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, जबकि ईडी ने एक मुख्य और 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहले ही दाखिल कर रखी है। तो ये हालत है। अब दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ उसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता सेंट्रल एजेंसी के अभी भी निशाने पर हैं। इनमें उनके मंत्री हैं कैलाश गहलोत, राज्यसभा के सदस्य राघव चड्ढा, ये सब प्रमुख नाम है। यहाँ तक कि अब तो मुख्यमंत्री केजरीवाल को ही बुलाया गया है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का मामला है तो ईडी ने पहली बार मार्च 2023 में राजधानी रायपुर समेत एक साथ कई जगह छापेमारी की। इसके बाद शराब घोटाला के बारे में खुलासा होना शुरू हुआ, परत दर परत बातें सामने आने लगी और पता ये चला ईडी ने इसकी जो जानकारी दी है प्रेस को। ईडी कोई भी जानकारी सार्वजनिक तभी करती है जब उसके पास पुख्ता सबूत होते हैं और उसे पता है कि उसे न्यायालय में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ईडी ने बताया कि 2019 से 2022 तक करीब 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। अब तक इसमें मुख्य रूप से अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया है और उन पर यह आरोप है कि मार्च 2019 में अनवर ने छत्तीसगढ़ के शराब ठेकों पर अवैध बिक्री के लिए ठेकेदारों के साथ मीटिंग की थी। ये ईडी का आरोप है। उसके बाद इस मीटिंग में समानांतर तरीके से व्यवस्था चलाने के लिए बात भी कही गई है। ईडी ने बताया कि 2019 में 2022 तक शराब के ठेके पर 40% अवैध शराब बेची गई। अब ये अवैध शराब कैसे थी और इस ठेकेदारी का कमीशन किसको मिला? अनवर ढेबर को मिला और कमीशन के पैसे अनवर जो है ऊपर तक पहुंचाता था। अब ये ऊपर कहां पर जाकर ख़त्म होता है ये सभी को पता है। आखिर ये शराब का हेरफेर होता कैसे था? जो ईडी ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में ये शराब का हेरफेर कैसे हुआ। राज्य सरकार ने शराब बेचने के लिए पूरे प्रदेश में 800 दुकानों को लाइसेंस दिया है। ढेबर ने मार्च 2019 में इन सब ठेकेदारों को एक साथ मीटिंग करके अवैध शराब सप्लाई करने की रणनीति तैयार कर ली और इस काम में आबकारी अधिकारी अनिल टुटेजा ने भी मदद की। ये ईडी का आरोप है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सरकारी ठेकों पर शराब सप्लाई का काम छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केट कॉरपोरेशन लिमिटेड करती है। अनवर के कहने पर शराब घोटाले की जांच में जब तक जो है यहाँ तक पहुँच गई। अब इस जांच का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और कई बात परत दर परत खुलती रही। अब इसी तरह से अब हम लेते हैं ये मामला तेलंगाना तक पहुंच गया। मतलब 3 राज्य इसकी जद में आ गए, क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले में तेलंगाना का भी कनेक्शन है। वहाँ कविता के मामले में जांच हो रही है, जिन्होंने इसका ठेका लेने की बात कही थी और दिल्ली सरकार ने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी, जैसा कि कविता की भूमिका सामने आई है। अब ये पूरा मामला इसलिए है कि चर्चा का विषय भी इसलिए है कि ईडी जो है ये कुल मिलाकर जितने शराब पर जो कार्रवाई की है, इसका असर कुल मिलाकर जो लोकसभा में जो आगामी लोकसभा है इसमें जो असर पड़ेगा वो होगा 75 से 150 करीब 14 सीटें जो हैं के आसपास में आता है ये मामला। और इसमें छत्तीसगढ़ के भी सीट शामिल है, तेलंगाना की सीट शामिल है, इसमें दिल्ली की सीटें शामिल है। तो ऐसा माना जाता है कि शराब घोटाले की आंच जो है ये करीब जो है 2 दर्जन से 3 दर्जन के आसपास सीटें प्रभावित करेंगी। और इसलिए जो है शराब घोटाले पे बड़े बड़े चेहरे इसमें सामने आए हैं और इसकी जांच हो रही है। और मेरा मानना है कि ईडी पर आरोप लगाने के बजाय सभी को न्यायालय में जाना चाहिए और न्यायालय में जाकर देख चुके हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उन्हें राहत नहीं मिली है। खुद छत्तीसगढ़ सरकार जब गई थी, छत्तीसगढ़ सरकार को भी वहाँ से राहत नहीं मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और बिना धुएं के, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। इस बात को सभी को समझना होगा। जी बिल्कुल। और फिलहाल देखना होगा कि अब इस पर जो सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो कहाँ तक जाता है।
तो खबरों की खबर में आज की हमारी पहली खबर थी शराब घोटाले को लेकर और इस पर हो रही बयानबाजी को लेकर। अब हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे खबरों की खबर में आज की दूसरी खबर की। ये खबर मणिपुर से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर में उपद्रवियों ने 140 हथियार सरेंडर कर दिए। इनमें SLR 29 कार्बाइन, AK-56, इंसास राइफल, इंसास LMG, M16 राइफल जैसी हाईटेक राइफल्स और ग्रेनेड भी शामिल हैं। राज्य में 3 मई को हिंसा भड़की थी। इसके बाद सुरक्षा बलों के करीब 2000 हथियार लूटे गए थे। महीने भर बाद भी जब राज्य में हिंसा नहीं थमी तो गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को 4 दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचे। शाह ने मणिपुर में लोगों से कहा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें, हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। शाह ने कहा कि 2 जून से सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। अगर किसी के पास हथियार मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके 24 घंटे बाद ही इतनी बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने सरेंडर कर दिया। उधर राज्य के 5 जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। सिकंदर जी, जिस तरह से हम देख रहे थे कि 3 मई से लगातार मणिपुर जल रहा था, लेकिन जब अमित शाह का दौरा हुआ तब इसके बाद हालात अब बदलते हुए नजर आए और एक बड़ा असर यह हुआ कि जब उन्होंने कहा था कि अगर हथियार आप जमा नहीं करेंगे और कार्रवाई के दौरान मिलेंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बड़ी संख्या में अब जो उपद्रवी है उन्होंने सरेंडर भी कर दिया हथियारों का और 5 जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया। क्या ये दौरा अगर पहले हो जाता तो स्थिति पहले ही अच्छी हो सकती थी? अमित शाह ने जब दौरा किया जी तो उसके पूर्व कोई गृह मंत्री हैं जी और जब तक राज्य की पूरी हालात के बारे में जानकारी नहीं आ जाती, रिपोर्ट नहीं आ जाती, जी क्योंकि ये कोई प्रायोजित हमला नहीं था, ये बिल्कुल। 2 संप्रदायों के बीच का हमला था। जी मैतेय, कुका और नागी, जी ये 3 समुदाय हैं जिसमें मैत्रेय समुदाय को आरक्षण देने को लेकर ये अचानक फूटा हुआ गुस्सा था। हालांकि कोई भी उग्रवादी गतिविधि ऐसे हल्के में नहीं चलती है, उसके लिए पूरी तैयारी होती है, पूरी साजिश होती है। जिस प्रकार से हथियारों का इस्तेमाल किया गया और जिस प्रकार से उपद्रवियों ने, उग्रवादियों ने हथियारों का समर्पण किया है, उसकी संख्या देखने लायक है। तो इससे पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई विदेशी ताकत थी, साजिश थी। जब गृह मंत्री को इस बात का आभास हो गया कि मणिपुर में ये स्वाभाविक उपद्रव नहीं है, एक स्वतः त्वरित प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये सोची समझी साजिश है, तो उन्होंने खुद 3 दिन के लिए कैंप लगाया और वो जब पहुंच गए थे उनके पास पूरी रिपोर्ट थी और उस हिसाब से एक मजबूत गृह मंत्री का जो कारनामा होता है उन्होंने कर दिखाया। सबसे पहले उन्होंने चेतावनी दी कि अफवाहों में न पड़ें। दूसरी चेतावनी दी कि आप लोग अपने हथियार जमा करें, उपद्रवों से पीछे हटें, वरना इसके बाद अगर कार्रवाई होगी और जिसके पास ये हथियार पकड़े जाएंगे फिर उस पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अमित शाह के चरित्र से उग्रवादी भी जानते हैं और विदेशी ताकतें भी जानती हैं। यही कारण है कि अपील का व्यापक असर हुआ और उग्रवादियों ने खुद को समर्पित करना शुरू किया और उसके साथ जिस तरह के हथियार समर्पित किए गए हैं, ये आश्चर्यजनक रूप से है कि आखिर उग्रवादियों के पास या उपद्रवियों के पास ये हथियार कहाँ से आए। अब इसमें एक सबसे बड़ा पेच ये है कि मैत्रेय समुदाय जो है वो हिंदू समुदाय से आता है और नागा और कुकी समुदाय जो है वो मैक्सिमम क्रिश्चियन है। तो कहीं ना कहीं से इसकी फंडिंग हो रही थी, कहीं ना कहीं से इसमें विदेशी ताकतें भी शामिल थी कि देश के अंदर उपद्रव फैलाकर देश में अशांति फैलाए जाए। गृह मंत्री इस स्थिति को भांप चुके थे और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मणिपुर में कैंप किया और सख्त एक्शन लेने की तैयारी की। अधिकारियों को निर्देश दिए। सबसे पहले डीजीपी वहां बदले गए और डीजीपी को हटाकर नए डीजीपी लाए गए और उस एक्शन के बाद एक तरह से पैरामिलिट्री फोर्स पहले से तैनात थी, उनको खुली छूट दे दी गई थी और केवल एक निर्देश का इंतज़ार था कि अगर ये नहीं मानते हैं तो इन पर कार्रवाई होगी। तो इसके लिए पूरी घटना के लिए मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं। तो ये कार्रवाई निश्चित रूप से जो है सख्ती वाली कार्रवाई थी। मुख्यमंत्री उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और इस बात को अमित शाह ने भी माना है कि छोटी सी बात कैसे हवा लेती है, कैसे फूंस जो है उसमें आग धधकती है और फिर उसको नियंत्रण कर पाना मुश्किल होता है। तो अमित शाह का दौरा पहले होता या बाद में होता ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आग जो भड़की थी उसमें सबसे बड़ा पानी डालने का काम अमित शाह की कार्रवाई ने किया है और निश्चित रूप से उनका योगदान सराहनीय है। और इनके पहले कदम उठाने की जहाँ तक बात है तो वो चाहकर भी पहले कदम नहीं उठा सकते थे जब तक पूरी रिपोर्ट सामने न होती। बिल्कुल।
तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा हुआ सिकंदर जी की जब वो गए और फिर तमाम चीज़ों को उन्होंने विश्लेषण किया, तब एक ऐलान उन्होंने किया और इसका अब असर भी देखने को मिल रहा है। और उम्मीद यही है कि पूरी तरह से जो मणिपुर है वो शांत हो जाए, हिंसा की एक भी घटना वहां पर ना हो, क्योंकि पहले से ही बहुत हानि वहां पर हो चुकी है। बहरहाल सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और खबरों का विस्तार से विश्लेषण करने के लिए। इसी के साथ खबरों की खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।